नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 25 जून 2020 है और हम आज कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों आज का विचार है, केवल वो जो बहुत असफल होने की हिम्मत करते हैं वे कभी भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो व्यक्ति असफल होने की हिम्मत रखता है वही कुछ भी हासिल कर सकता है अपने जीवन में। तो याद रखिएगा, असफलता से कभी ना डरें, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर है आपका, विच इंटरनेशनल बॉडी हैज़ आस्क्ड म्यांमार टू इंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्याज। रोहिंग्यास को लेकर अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वो अपने देश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी वापसी करें। ठीक है, सुरक्षित वापसी। तो ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने म्यांमार को ऐसा कहा है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है UNHRC। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। बात कर लेते हैं इसके लिए। तो द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC adopted a resolution on 23 June 2020 directing Myanmar to create conditions that will ensure a safe, voluntary, dignified and sustainable return of Rohingya Muslims। ओके, मतलब 23 जून 2020 को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक स्थायी वापसी सुनिश्चित करने वाली स्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं UNHRC ने म्यांमार को। ठीक है, ताकि वो ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे या ऐसे कुछ प्रोसेस बनाए जिससे म्यांमार में वो सभी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो ईज़िली वापसी कर सकें। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी 23 जनवरी 2020 में म्यांमार को मुस्लिम समुदाय को उत्पीड़न से बचाने के लिए तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए थे। ठीक है, अगस्त 2017 में हिंसा और गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बाद उत्पीड़न से बचने के लिए करीब 7,30,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के राखिन राज्य से भाग गए थे। ठीक है, और भारत ने भागने वाले रोहिंग्याओं को शरण देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए वो कहीं खतरा ना बन जाएं। इसीलिए भारत ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। लेकिन शरण नहीं दी, लेकिन फिर भी भारत ने चीनी, नमक, चावल, दाल, खाना पकाने का तेल, चाय, बिस्किट, मच्छरदानी, इस तरह की आवश्यक सामग्री उन तक पहुंचाई। ठीक है, उनमें वितरित की। साथ ही उनके पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए सितंबर 2017 में ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया। ठीक है, मतलब भारत ने एक शांति प्रिय देश होने का पूरा फर्ज निभाया। मतलब उस जो शांति प्रिय देश हम भारत को कहते हैं, उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। भले ही उसने रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर पूरे राष्ट्र को खतरा हो सकता था, लेकिन इंसानियत के नाते भारत ने उन सभी की मदद भी की, उन तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई। जिस ऑपरेशन के तहत ये सब काम हुए उसको कहा गया ऑपरेशन इंसानियत। भारत और म्यांमार ने 20 दिसंबर 2017 को राखिन राज्य को फिर से विकसित करने के लिए एक MOU साइन किया है, और जिस क्षेत्र से हज़ारों मुसलमान भागे थे उसी क्षेत्र को फिर से विकसित किया जाएगा और वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को दोबारा उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की। तो ये चारों ही इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। पहले बात करते हैं UNHRC की। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 मार्च 2006 को। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान वो ऑस्ट्रिया की एलिजाबेथ टिची फिजलबर्गर है। ठीक है, फिजलबर्गर। साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जून 1945। ठीक है, और 26 जून 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही यहाँ हेडक्वार्टर द हैग है,
द हैग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंटली जो हेड हैं प्रेसिडेंट, वो जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सोमालिया के अब्दुल काबी यूसुफ। ओके, सोमालिया के अब्दुल काबी यूसुफ यहाँ के करंट चीफ जस्टिस हैं। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 24 अक्टूबर 1945 एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन यूएनओ पर, तो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई है 24 अक्टूबर 1945 एंड हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, जो यहाँ के 9th प्रेसिडेंट हैं, जो पोर्टुगल से हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी, योगा विश्वविद्यालय किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत के बाहर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि योग को पहले तो पूरे देश ने एज अ इंटरनेशनल योगा डे के रूप में 21 तारीख को मनाया और यूएनओ ने भी इसको मान्यता दी। और साथ ही अब योग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत से बाहर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है योग के ऊपर। हमें बताना है किस देश ने ये यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया है, तो नाम आएगा यहाँ यूएसए। यूएसए में भी हाल ही में पहला योग विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है भारत से बाहर। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लॉस एंजलिस यूएसए एज अ पार्ट ऑफ द 6th इंटरनेशनल योगा डे कॉमेमोरेशन, है ना। मतलब जो छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो उसके स्मरणोत्सव के तहत विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है यूएसए के लॉस एंजलिस में। इसका नाम है वायु, या हम बोल सकते हैं विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन कार्यक्रम की पेशकश करेगा ये यूनिवर्सिटी, उन कार्यक्रमों की पेशकश करेगा, है ना, उन सभी कार्यक्रमों को कंबाइन करेगा जो योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधानों दृष्टिकोणों को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन सभी प्रोग्राम्स को कंबाइन करेगा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मॉडर्न रिसर्च अप्रोचेस, जो हमारे एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ योगा से रिलेटेड है। ठीक है, उन सभी को कंबाइन करके यहाँ पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर हैज़ allocated how much amount for the animal husbandry infrastructure development fund, यानी यहाँ पर ये जो फंड है इसको नाम दिया गया है AHIDF। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। केंद्र ने भी हाल ही में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ठीक है, तो नाम यहाँ राशि है 15,000 करोड़ रुपए की। हुआ क्या है कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने अभी हाल ही में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, विच स्टेट हैज़ फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टिंग कोरोनल क्लिनिकल ट्रायल विदाउट सीकिंग परमिशन? किस राज्य ने भी हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ अनुमति मांगे बिना कोरोनल क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए याचिका दायर की है? हाल ही में अभी आपको न्यूज़ में सुना ही दिया होगा कि कोरोना की दवाई पतंजलि ने खोज निकाली है और ये दावा भी किया गया है कि 100% कोरोना को डिसइंफेक्ट कर सकती है। लेकिन अब बात यह है कि इसकी बिना क्लिनिकल जांच किए इसको लॉन्च कर दिया गया है और इसी के तहत एक राज्य ने इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल कर दी है इसको रोकने के लिए। तो हमें बताना वो राज्य कौन सा है, तो आंसर रहेगा यहाँ राजस्थान। राजस्थान ने इस पिटीशन को फाइल किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्लीज्ड हाउ मच अमाउंट टू UNRWA फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स? भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए UNRWA को कितनी राशि देने का वादा किया है? ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ आंसर देख लेते हैं। आंसर रहेगा यहाँ $10 मिलियन।
ठीक है। अब बात करते हैं UNRWA, ये क्या है? ठीक, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है ये भी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन, एक मिनट, यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म आएगा वो आएगा यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, UNRWA। ठीक है, ये जो एजेंसी है ये एक UN एजेंसी है, UNO की एजेंसी है, जिसे 1949 दिसंबर में क्रिएट किया गया था, और इसका जो मेन एम था वो था टू सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ फ़िलिस्तीन रिफ्यूजीज़। जो फ़िलिस्तीन के रिफ्यूजी थे उन लोगों को राहत देना, उनके विकास के लिए इस एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था। यहाँ UNRWA ने रिफ्यूजी जो कहा है, ये किसको कहा है? जो फ़िलिस्तीन से अपनी जान बचाकर अपने घर छोड़कर भागे थे ड्यूरिंग द 1948 फ़िलिस्तीन वॉर। ठीक है, 1948 फ़िलिस्तीन वॉर के समय जो फ़िलिस्तीनियन अपना घर छोड़कर भागे थे उन्हीं को रिफ्यूजी कहा गया है, और उनके ही विकास के लिए, उनको राहत देने के लिए इस फंड का, या हम कह सकते हैं इस एजेंसी का क्रिएशन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ फ़िलिस्तीन की। तो फ़िलिस्तीन की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाएगा तो रामल्ला है। यहाँ प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो राहत कार्य के लिए भारत ने UNRWA को कितनी राशि देने का वादा किया है? 10 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, बात करते हैं इसी न्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जो ये फंडिंग किया गया है ये आने वाले 2 सालों के लिए किया गया है। ठीक, इराक से फ़िलिस्तीन शरणार्थियों का पहला समूह मार्च 2006 में भारत आया था। आमतौर पर भारत में काम करने में वो असमर्थ थे क्योंकि उनको केवल एक अरबी भाषा आती थी, लेकिन फिर भी UNHCR जो भारत के गैर सरकारी सहयोगियों के साथ रोजगार पाया उन्होंने। ठीक है, जो UNHCR है उसने क्या किया, इनको गैर सरकारी सहयोगियों के साथ इनको रोजगार दिया गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ इंडो फिलिस्तीन संबंधों की, मतलब भारत और फिलिस्तीन में कैसे संबंध है। तो यहाँ जो संबंध है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष से काफ़ी हद तक प्रभावित हुए थे। मतलब दोनों ही देशों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए स्वतंत्रता संघर्ष किए, और उसी समय इनके जो रिश्ते थे उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा था। भारत ने 18 नवंबर 1988 को घोषणा के बाद फिलिस्तीन के राज्यत्व को मान्यता दे दी थी। हालांकि भारत और PLO के बीच में संबंध पहली बार 1974 में ही स्थापित हो चुके थे। PLO वहीं की एक पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिलिस्तीन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर सरकार को चलाती है, और इन दोनों के बीच में संबंध 1974 में ही स्थापित हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने 2018 में फिलिस्तीन का दौरा किया था। साथ ही इंडिया ने अभी हाल ही में, मतलब 25 जून 1996 में गाज़ा में, जो फिलिस्तीन की सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ हम फ़िलिस्तीन की लोकेशन देख सकते हैं। फ़िलिस्तीन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ज़रा, ये मिलेगा आपको ये ऊपर की तरफ यूरोप की साइड है ना, यूरोप में जहाँ पर ये इज़राइल है, जॉर्डन है, इज़राइल का ही एक पार्ट इसे बोला जाता है जो सऊदी अरब में आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये गाज़ा है, और ये आपका फ़िलिस्तीन है जिसमें ये 2 इसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, जेरूसलम और रामल्ला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द पैनल ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फॉर द वर्ल्ड टेनिस टूर फ्रॉम इंडिया? किसे भारत से विश्व टेनिस टूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF ने के पैनल में चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है किसको? निकी कल्याणदा पुनाचा को। ठीक है, NK पुनाचा को यहाँ पर चुना गया है ITF के पैनल में भारत से विश्व टेनिस टूर के लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये चारों ही टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे? अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का आयोजन किया है? ठीक है,
तो नाम आएगा यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप। इस संगठन ने विश्व वर्षावन दिवस को अभी इसका आयोजन किया था 22 जून को, ठीक है। और यही जो संगठन है रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप, ये हर साल 22 जून को इस दिवस को मनाता है, ठीक है, इस दिवस का आयोजन करता है। बात कर लेते हैं इस दिवस के बारे में। तो जून 22 इज़ द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, और ये जो डे है इसे बनाने का एक मुख्य कारण यही है, टू हेल्प प्रोटेक्ट रेन फॉरेस्ट बाय रेजिंग अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट देम। मतलब जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, उनको बचाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए जागरूकता फैलाना लोगों में, साथ ही उनको बचाने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको एनकरेज करना, यही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इस जो फर्स्ट रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया था, विश्व का वैश्विक रेन फॉरेस्ट डे, वो बनाया गया था 22 जून 2017 को, ठीक है। और इसे बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप, ठीक। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम एक तू खेलो एक तू पढ़ो। अभी हाल ही में एक राज्य ने एक तू खेलो और एक तू पढ़ो नाम की योजना शुरू किया। हमें बताना है किस राज्य ने शुरू किया, तो आंसर रहेगा यहाँ त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अभी हाल ही में एक तू खेलो और एक तू पढ़ो नाम की योजना को शुरू किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है और ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है कंट्री की, ठीक है। इसका जो एरिया है वो है 10,491 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में, मतलब नॉर्थ से भी ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, साउथ से भी बांग्लादेश से ही शेयर करता है, और वेस्ट से भी ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। जबकि ईस्ट में इसके असम और मिज़ोरम है, ठीक है। इसकी जो ईस्ट में है वो असम और मिज़ोरम इंडियन स्टेट्स ही आती हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि पूरी इंडियन स्टेट में एक ऐसी स्टेट कौन सी है जो तीनों तरफ से एक ही राज्य, एक ही कंट्री से घिरी हुई है। तो ये स्टेट है त्रिपुरा, जो किससे घिरी है, बांग्लादेश से, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरी। ये बना था 1 नवंबर 1956 को, और राज्य के रूप में इसे मान्यता दी गई 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। कैपिटल है यहाँ अगरतला, और गवर्नर हैं रमेश बैस। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान विप्लव कुमार देव, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिष्णु देव वर्मन, ठीक है। यहाँ की जो राज्यसभा विधानसभा है वो है 60 सीट्स की, क्लियर। अब जो ये इन्होंने योजना चलाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तू खेलो एक तू पढ़ो का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई सारे वेरियस मॉडल्स की मदद से, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, है ना, इस तरह के कई मॉडल्स का यूज़ करते हुए बच्चों को एजुकेशन देना और साथ ही उनको ट्रेनिंग देना, यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मतलब इसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं, मतलब जिसमें हम खेलते खेलते पढ़ें, ठीक है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है इसको यहाँ पर त्रिपुरा ने शुरू किया है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस के कारण क्या हो रहा है, स्कूल नहीं खुले हैं और इस कारण से बच्चों का नुकसान ना हो, तो यहाँ पर उन्होंने इस योजना को शुरू किया है जिसमें बच्चों को खेलते खेलते सिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पप्पू कुट्टी भगवथर इज पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। हाल ही में पप्पू कुट्टी भगवतार का निधन हो गया है, ये प्रसिद्ध थे क्या? तो यहाँ आंसर आएगा सिंगर। ये एक सिंगर थे, मलयालम सिंगर, ठीक है। मलयालम स्टेज स्क्रीन एक्टर भी थे, साथ ही प्लेबैक सिंगर भी थे। इनको केरला सहगल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 107 उम्र में भी डेथ हो चुकी है। इनको सहगल की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने के.एल. सहगल के सॉन्ग्स को स्टेज पर एज अ ड्रामा दिखाया था, और इसी कारण इनको केरला सहगल भी कहा गया। ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ न्यूज़ एक्चुअली। न्यूज़ में क्या बताया गया देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस आफ्टर एडिया टूर इवन, है ना। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, ये अभी एक
टूर पर थे, एड्रिया टूर पर थे, ठीक है। वो यहाँ वहाँ पर क्या टूर्नामेंट चल रहे थे, ठीक है, बैल्कन्स में। वहाँ से जब ये लौटे हैं तो ये वहाँ जब इन्होंने अपना टेस्ट करवाया कोविड का तो वहाँ पर ये पॉजिटिव पाए गए। साथ ही इनकी पत्नी भी इस बीमारी से संक्रमित पाई गई है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि ही इज़ अ वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर्स डिसीजन इंडियाज स्पेस सेक्टर नाउ ओपन टू स्टूडेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। केंद्र का फैसला है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भी खोला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक इंस्टीट्यूट को इन्होंने अनाउंस किया है एक्चुअली, जो जितेंद्र सिंह हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने 24 जून को एक अनाउंसमेंट की है कि वे एक न्यू इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा IN स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, इस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया जाएगा और ये जो इंस्टीट्यूट होगा ये गाइड करेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। साथ ही उनको एनकरेज करेगा फ्रेंडली रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, ये निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा और वहीं जो अनुकूल नियामकीय वातावरण के रिस्पेक्ट में जो भी नीतियाँ ये बनाएंगे, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट के तहत जो भी ये नीतियाँ बनाएंगे उनको बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है कि यहाँ पर हमने भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री का लॉन्चिंग किया है जो अब स्पेस एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, US रिजेक्ट पाकिस्तान अटेम्प्ट टू डिक्लेयर इंडियन सिटीजन एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। अमेरिका ने भारतीय नागरिक को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का पाकिस्तान का प्रयास खारिज कर दिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान की सीमा पर एक्चुअली उनकी जो सेना थी उनको मिला, लेकिन उस व्यक्ति का नाम है वेणु माधव डोगरा, ठीक है। इसके साथ जो 4 अन्य नागरिक थे, इन सभी को पाकिस्तान में अपने क्षेत्र में आतंकी हमलों के साथ जोड़ा गया है और इसे क्या किया गया, आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने UNO में अपील की थी। तो जो UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति है, इसके द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में एक भारतीय नागरिक के खिलाफ मुकदमा चलाने पर पाकिस्तान की कोशिश को अमेरिका ने खारिज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब बताते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज देते हैं। तो भारतवर्ष 2001 के संसदीय हमले, 2008 में जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे, 2016 के पठानकोट में हमले हुए थे और 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, इन सब में जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, नाम था जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, ठीक है। इस पर भी प्रतिबंध लगाने पर क्या था, हमने जोर दिया था, बाद में इसे क्या कर दिया, एक आतंकवादी घोषित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के तौर पर इसे सूचीबद्ध कर लिया गया मई 2019 में, ठीक है। चीन ने इसको काफ़ी इस पर वीटो लगाया, बट बाद में चीन को भी जो UNSC के सदस्य देश हैं उनके सामने झुकना पड़ा और मई 2019 को मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी जो 1267 प्रतिबंध समिति है, इसकी स्थापना अफगानिस्तान में संचालित आतंकवादी समूह जैसे ISI, अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों की निगरानी के लिए किया गया था और इस समिति में 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 गैर नॉन परमानेंट सदस्य, ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में आपने एक बैंक के बारे में सुना होगा, नाम था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। उसके अंदर एक क्राइसिस हुआ था, वहाँ घाटा हुआ था, ठीक है।
इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा भुगतता कौन है? जो वहाँ काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, और दूसरा उस बैंक में जिसका पैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इसके लिए अब क्या किया है भारत सरकार ने, सभी सहकारी बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला कर लिया है, ठीक है। और इसके लिए वो अध्यादेश लाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। ये जो निर्णय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा दी गई है, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। आप सभी को पता है फरवरी 2020 में पीएमसी बैंक में क्राइसिस हुए थे, और इसी के लिए फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, और उसी में ये जोड़ा गया कि अब क्या होगा, जो 1540 कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हें भी आरबीआई रेगुलेशन के अंडर लेकर आएंगे। साथ ही अभी हाल ही में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रमुख योजना PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जो शिशु कर्ज श्रेणी यानी कि जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं चाइल्ड लोन जो बताया जा रहा है, ठीक है, शिशु कर्ज श्रेणी जिसे कहा गया है, उसमें 2% ब्याज सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। और इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उनको 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गारंटी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए ये शिशु कर्ज श्रेणी की योजना शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, RIC मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड बिटवीन रशिया, इंडिया एंड चाइना। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने भी हाल ही में मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग की, और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया जयशंकर जी ने, जो वर्तमान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये जो मीटिंग रखी गई थी, इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया 75th एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसकी याद में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो 75th एनिवर्सरी इस बार मनाई गई, उसकी याद में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया। साथ ही यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर के लिए रशिया ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और चाइना को किसी भी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। साथ ही RIC वही प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया और चाइना के बीच में पहली मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर डोकलाम स्टैंड ऑफ को लेकर, डोकलाम के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। साथ ही 2017 आखिरी बार ये मीटिंग फरवरी 2017 में चीन के वुज़ेन शहर में हुई थी, और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुषमा स्वराज ने। और ये जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के बालाकोट के एयर स्ट्राइक के कुछ घंटे बाद ही हुई थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेज युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटर्स। अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 23 जून 2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। नाम है उसका युक्ति 2.0, ठीक है। इसका बेसिकली जो फुल फॉर्म है युक्ति का, वो क्या है पहले वो देखिए। तो इसका फुल फॉर्म है यंग इंडियन कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। मतलब क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, 12 अप्रैल 2020 को युक्ति नाम से एक पोर्टल को चालू किया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, और इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य था वो था समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना। मतलब जो कोविड से रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां हैं, इसकी जितनी भी नॉलेज है, इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हमें इससे दूर रहने में मदद करेगी, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड इससे संबंधित चुनौतियां हैं, इन सब को कवर करके हमें उसके बारे में नॉलेज देना, यही इस युक्ति पोर्टल का उद्देश्य था, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, युक्ति 2.0 पोर्टल को भी शुरू किया है, और इसके माध्यम से क्या होगा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय सुनिश्चित कर पाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र, शिक्षक और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है या नहीं। मतलब ये जो युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो HRD है वो इस बात का पता लगाएगा कि जो संस्थान है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, जो रिसर्चर्स हैं, उन सबको जो टेक्नोलॉजी है ना, जो नवाचार, मतलब आपके नई टेक्नोलॉजी जो है, नई रिसर्च,
इन सब को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है वहाँ या नहीं किया जा रहा, ये सभी कुछ युक्ति 2.0 से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को आपको याद रखना है किस मंत्रालय ने शुरू किया है, HRD मंत्रालय ने। ठीक है, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ओके स्टूडेंट्स, सो करंट अफेयर्स यहाँ ख़त्म होते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button to get my new videos. Thank you everyone and best of luck for your upcoming exams.